गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने देखा कि रासायनिक शब्द को पहले समझते हैं। 9th क्लास में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव और द्रव से वापस ठोस बदल सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो परमानेंट होते हैं, अर्थात जो एक बार बदलाव हो जाता है उसको वापस प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल होता है। ऐसी जो चेंजेस या परिवर्तन होते हैं उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो रासायनिक परिवर्तन को अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किसी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उसके लिए सबसे पहला हमारे पास आता है अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था में परिवर्तन क्या है? मतलब ठोस से कोई पदार्थ द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो अगर अवस्था में परिवर्तन आ रहा तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, गंध। गंध मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें कोई स्मेल आ रही है, गंध में परिवर्तन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। तीसरा, ताप में परिवर्तन। रिएक्शन कराने पर कई बार हम देखते हैं कि घर में जो कपड़े धोने वाला सोडा है, गीले हाथ उसमें अगर डालते हैं तो हाथ में गर्मी महसूस होने लग जाती है। मतलब वहां एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ताप में परिवर्तन आ रहा है। चौथा, गैस का निकास। मतलब रिएक्शन करने पर जैसे हम किसी पानी में इनो डालते हैं तो बुलबुले निकलने लग जाते हैं। वो बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो गैस का निकलना, ये चार चीजें हमें प्रदर्शित करती हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास समीकरण की अगर हम बात करते हैं, समीकरण क्या है? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम शब्दों में लिखें तो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को संकेतों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से लिखा जाए तो उसको हम केमिकल इक्वेशन या समीकरण का नाम देते हैं। केमिकल समीकरण में दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो ए बी के साथ मिलकर सी का निर्माण करता है, मतलब ए और बी मिलके आपस में सी बन रहे हैं। तो समीकरण के तीन भाग हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो हमारा है वो रिएक्टेंट्स कहते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स, या इसको हिंदी में अभिकारक का नाम भी देते हैं। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको हमने अभिकारक कहा, रिएक्टेंट्स। अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बन रहे हैं
उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स या उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग हो गए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद प्रोडक्ट्स। अब हमने देखा ये तीसरा नंबर लिखा हुआ है जो एक तीर के चिन्ह को संकेत कर रहा है। ये तीर का चिन्ह जो है वो अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। मतलब हमने देखा कि अगर इसी तीर के निशान को हम पलट देते हैं तो अब C अभिकारक हो जाएगा और A और B उसके उत्पाद हो जाएंगे। मतलब तीर की जो दिशा है वो निर्धारित करती है कि हमारा रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है। कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दोनों दिशा मतलब A और B मिलके C बना रहे हैं और ये C पुनः टूटकर A और B में हो जाता है। मतलब संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब दो अभिकारकों का मिलकर एक उत्पाद का बनना, और दूसरी अभिक्रिया जिसमें हम देखेंगे एक उत्पाद टूटकर अभिकारक वापस से बन रहा है, मतलब दोनों दिशा में अभिक्रियाएं चल रही हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में कार्य करती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जो एक ही दिशा में रिएक्शन होती है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय या इररिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो यहां पे हमने समीकरण देखा कि समीकरण में दो मूलभूत चीजें, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इससे संबंधित कई और चीजें होती जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो उसमें उसकी अवस्थाएं, कोई गैस का निकास है, अगर गैस का निकास है तो उसको तीर के निशान से, मतलब A प्लस B गिव्स C प्लस D। अगर D हमारा गैसीय अवस्था में है तो उसको तीर के निशान से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर ये टेम्परेचर या तापमान से रिलेटेड है तो वहां पे एक ऊपर ट्रायंगल चिन्ह जो प्रदर्शित करता है वो हीट को प्रदर्शित करता है। तीसरी इसमें बात आ जाती है अवस्थाएं। मतलब हमने देखा कि A हमने किस अवस्था में ली है, सॉलिड S के लिए, लिक्विड द्रव के लिए, और जहां तीर का निशान लगा है वहां पे G का प्रयोग होगा। मतलब हमेशा जब भी है वो पदार्थ गैसीय रूप में निकल रहा है तो हम G का प्रयोग, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करना भी एक समीकरण में किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा जो आ जाता है वो है एक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना। अब बैलेंस करना अनिवार्य क्यों है? किसी भी समीकरण को बैलेंस का मतलब क्या है? मतलब उत्पाद जो है और रिएक्टेंट्स दोनों के साइड द्रव्यमान क्या रहे, बराबर रहे। अगर मान लो हमने A और B C बनाया, अगर हम 1 ग्राम A का ले रहे हैं और 3 ग्राम B का ले रहे हैं तो अगर 4 ग्राम C का बन रहा है, मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम ऐसे समीकरण को कहेंगे कि यह बैलेंस है, संतुलित है। ऐसा क्यों करना आवश्यक होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब आपके अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वैलिड करने के लिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। आइए सीखते हैं ये रिएक्शन को बैलेंस किया कैसे जाता है। हाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। समीकरण
को संतुलित करना। अभी तक हमने देखा कि रिएक्शन को संतुलित क्यों किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें उसको बैलेंस। आइए हम कैसे बैलेंस करते हैं, इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, जल के अणु का निर्माण करता है। मतलब हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल के अणु का निर्माण करता है। अगर हम देखते हैं तीर के इस तरफ, इसको हम नाम देंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तीर के जो उस तरफ का भाग है उसको हमने दिया नाम RHS, राइट हैंड साइड। अगर हम देखते हैं कि इस पहला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, कौन कौन से अणु इसमें विद्यमान है। RHS में एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको और एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। हाइड्रोजन की संख्या, दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, इनकी संख्या ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन आप देख रहे हैं इसके पैर में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के भी 2 है। अब आइए हमने देखा RHS की तरफ, राइट हैंड साइड। जो RHS है, राइट हैंड साइड है, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इनकी संख्या देखिए, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना है, केवल 1 है। अब हमने देखा ये हमारी अभिक्रिया क्या है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अणुओं की संख्या क्या है, समान नहीं है। अब इसको समान कैसे करें। अब इसको समान करने के लिए हम ऑक्सीजन को अगर गुणा कर दें 2 से, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब गुणा करने से पहले हम इन को बॉक्सेस में डाल लें। बॉक्सेस में डालने का भी महत्व मैं बताऊंगा आपको क्या है। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन को हमने डबल किया, तो डबल हम इस के नहीं, यहां नहीं करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई किया जाएगा वो इस डब्बे के बाहर किया जाएगा। अर्थात हमने देखा कि ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए, 2। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, जैसे हम मैथ्स का नियम होता है 2A + B, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2A + 2B। मतलब ये जो 2 है वो A के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और B के साथ भी। उसी तरह अगर हम 2 की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ऑक्सीजन, मतलब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन के हो गए 2। अब फिर असंतुलित, हाइड्रोजन के यहां पे 2 रह गए, यहां 4 रह गए। अब क्या करें, अब यहां पे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 4 हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहां पे 2 जब हमने लगाया तो ये खाली हाइड्रोजन की ही संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन के हो गया 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। मतलब देखिए यहां पे अब 2 × 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। ये हमारा LHS की हिसाब रहा। आइए अब RHS की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। इस तरह से हमारी रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।